तो झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार अंदाज में हुई। बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए घुसपैठियों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से राजधानी रांची में सीपीआईएम के नेता को गोली मारी गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, सदन में हंगामा किया। सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया है, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से हंगामेदार सत्र की शुरुआत हुई है, आने वाले जो 2-3 दिन सत्र के हैं, सोमवार से एक हंगामेदार बहस या फिर हंगामे की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर दोनों ही पक्ष काफी मुखर हैं और दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो घुसपैठियों का मुद्दा है, सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, इसके साथ जो 3 बिल फिर से सरकार की तरफ से राज्यपाल को भेजे जा रहे हैं, वहां भी दांव पेंच की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि झारखंड सरकार ने उन बिलों को फिर से राज्यपाल को भेजने की बात कही है और खुद को इस प्रक्रिया से अलग करते हुए कहा है कि जो बिल राजभवन ने लौटाए हैं वो विधानसभा को लौटाए हैं और अब विधानसभा की तरफ से उन्हें फिर से भेजा जा रहा है। तो इसे लेकर भी दोनों ही पक्षों के बीच दांव पेंच की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं जोरदार विरोध भी दर्ज कराया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में जब सत्र की शुरुआत होती है तो क्या कुछ होता है। तो हंगामेदार अंदाज में सत्र की शुरुआत हुई है और अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन किस पर भारी पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी शाहनवाज और मदन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे मदन के पास। मदन, सत्र की शुरुआत बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन से की है, तो इस पर क्या सत्ता पक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष के मंत्रियों की तरफ से कोई जवाब आया क्या? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने आज मानसून सत्र के शुरुआत के दौरान ही सबसे पहले विधानसभा के बाहर अपने हाथों में तख्तियां लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने सीधे तौर पर राज्य में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया और इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार को ठहराया। सीधे तौर पर आरोप राज्य के मुखिया पर लग रहा है कि वो सांगठनिक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। कल भी जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राज्य में सबसे अधिक हत्याएं जो है वो ज़मीन को लेकर के हो रही है और ऐसे में अपराध का जो है आंकड़ा अगर देखें तो नेशनल रिकॉर्ड को छूता हुआ नज़र आ रहा है। नेशनल रिकॉर्ड को भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा हत्या का बात जो है इधर झारखंड में ही हो रहा है। तो ऐसे में अब बीजेपी जो है सरकार पर हमलावर है। सदन के भीतर आज हालांकि पहला दिन था, तो ऐसे में शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई, लेकिन सोमवार को फिर से बीजेपी इस विषय को सदन के भीतर और सदन के बाहर उठाएगी। दरअसल परसों शाम को ही यहाँ पर सीपीआई के एक नेता की हत्या होती है गोली मारकर, जिसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेता जो है आज सदन के बाहर मुखरता से इस सवाल को उठाया कि राज्य में जब राजधानी रांची में एक नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या स्थिति है, इसको आप समझ सकते हैं। ऐसे में गंभीर आरोप लगा, लेकिन जब सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्रियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने सीधे से इस आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि अपराध कहाँ नहीं होते हैं। पुलिस तत्परता से काम कर रही है, प्रशासन जो है मुस्तैदी से काम कर रही है, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। हत्या होती है लेकिन इससे सबक लेने की ज़रूरत है, फिर से उसकी पुनरावृत्ति ना हो ये ज़रूरी है। लेकिन बीजेपी इसको एक विषय बना करके राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर हैं। ये बातें सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री कर रहे थे। बिल्कुल, हमारे साथ शाहनवाज भी हैं। शाहनवाज, जो कांग्रेस के 3 निलंबित विधायक थे उनकी वापसी हो गई और साथ ही इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि हम 1932 खतियान भी लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने मॉब लिंचिंग बिल को भी लेकर कहा कि मॉब लिंचिंग बिल भी इस बार पारित होगा। इसे लेकर भी खूब जमकर सियासत हो रही है। तो सदन में इसे लेकर क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ कहा गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की तरफ से? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 जो विधेयक है जिसे राजभवन के द्वारा वापस कर दिया गया है, लौटा दिया गया है, इसे लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे सीधे राजभवन पर आरोप लगाए और कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन 3 विधेयकों को वापस भेजा गया है
ये तीनों विधेयक क्योंकि विधानसभा से पारित हैं, लिहाजा ये विधानसभा की प्रॉपर्टी है, विधानसभा की परिसंपत्ति है, लिहाजा राजभवन को अपने संदेश के साथ अपने जो त्रुटियां हैं उसको इंगित करते हुए इससे सरकार को नहीं बल्कि विधानसभा सचिवालय को भेजना है, ताकि विधानसभा में इस पर पक्ष विपक्ष के लोग बैठकर चर्चा करें और जो विशुद्धियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, जो इसमें खामियाँ हैं, उसको करेक्ट करके फिर से हम विधानसभा के माध्यम से राजभवन तक भेजें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सीधे सीधे राजभवन ने ये आरोप लगा दिया कि राजभवन कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य यहीं पर नहीं रुकते हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राज्यपाल जो हैं वो गली मोहल्लों, टोलों में, शहरों में घूम रहे हैं, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये गंभीर मामला है और गंभीर आरोप है सत्ता पक्ष की ओर से, और इससे लगता है कि इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है झारखंड में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ सकता है, जो कहीं से भी झारखंड के लिए और झारखंड की जनता के लिए ठीक नहीं होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो आर पार की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है सत्ता पक्ष यानी सरकार की तरफ से और राजभवन की तरफ से आमने सामने की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे कम से कम खत्म करने की कोशिश होगी। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ साफ कहा है कि जो कुछ राजभवन में इन दिनों हो रहा है वो सीधे सीधे बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। ऐसा पहली बार इल्ज़ाम नहीं लगा है, इससे पहले भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन तीन विधेयकों को लेकर के जिस तरह सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजभवन पर आरोप लगाए हैं उससे कहीं न कहीं अब ये लगता है कि ये जो लड़ाई है, ये जो टकराव की स्थिति है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल शाहनवाज, जिस तरह से जेएमएम ने हमला बोला है राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल ने इससे पहले घुसपैठियों को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसे लेकर बीजेपी भी मुद्दा बनाती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में। लेकिन ये तो संवैधानिक संकट की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जेएमएम सीधे सीधे हमला बोल रही है राज्यपाल पर कि वो जगह जगह घूम रहे हैं और इससे पहले जो उन्होंने दौरे किए हैं उसे लेकर और जो काम करना है वो नहीं कर रहे। लगता है अब राजभवन की तरफ से भी जवाब आएगा इस पर, या फिर जो बिल को लेकर जो बातें कही जा रही है, जेएमएम की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा है। चाहे पिछले दिनों एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब ने जो कहा है कि किस तरह से जो अवैध घुसपैठ हो रहा है उसे लेकर उन्होंने अपना मंतव्य जाहिर किया। इससे पहले बीजेपी के कई विधायक और खास करके जो बीजेपी के विधायक हैं अनंत ओझा, उन्होंने इस बात को सदन के अंदर और सदन के बाहर कई बार उठाया है। आज हम लोगों ने उनसे बातचीत की है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह अनंत ओझा जिन बातों को सदन के अंदर, सदन के बाहर उठा रहे थे, राजभवन ने उसी बात को आगे बढ़ाया है। तो राजभवन ने जो बातें कही हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उन बातों को, उन इश्यूज को उठाता रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल को या राजभवन को इस तरह की बात करना कहीं से शोभा नहीं देता है। लेकिन तीन विधेयकों के विषय पर जिस तरह से राजभवन पर कहीं ना कहीं सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं से भी झारखंड के लिए बेहतर नहीं होगा। अगर संवैधानिक संकट की तरफ ये प्रदेश बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं झारखंड की विकास को बाधा इससे पहुंचेगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि सोमवार से जब सत्र फिर से शुरू होता है उस दौरान क्या कुछ होता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक बार जो सरकार ये कह रही थी कि मानसून सत्र में, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो नहीं लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बातें आ रही थी कि इसी मानसून सत्र में उन तीन विधेयकों को फिर से टेबल किया जाएगा और विधानसभा से पारित कराने के बाद उसे राजभवन भेजा जाएगा। लेकिन जब तक राजभवन की तरफ से उन चीज़ों को, वो क्लैरिफिकेशन, वो जो डाउट्स हैं वो लिखित तौर पर फिर से विधानसभा सचिवालय तक नहीं भेजे जाएंगे, तब तक उस पर फिर से चर्चा नहीं होगी। और जब तक चर्चा नहीं होगी, जब तक विधानसभा से पारित नहीं होगा, फिर से दोबारा राजभवन को नहीं भेजा जा सकेगा। तो इस बात में पूरी संशय है कि इस मानसून सत्र में हो सकता है कि जिन तीन विधेयकों को फिर से राजभवन भेजने की बात आ रही है उसमें डिले हो सकता है। और ये बहुत मुमकिन है कि एक स्पेशल सेशन बुला करके फिर से इन तीन विधेयकों को पारित करा करके फिर से राजभवन पर दबाव डाला जाए, उनको फिर से पारित करने की कोशिश की जाए। जाहिर सी बात है, इसे भी देखना दिलचस्प होगा कि ये जो शहमात का खेल या फिर कौन आगे कौन पीछे, तू डाल डाल में पात पात के तर्ज पे ये होता दिखाई दे रहा है। मदन, जिस तरह से ये तमाम मामले सामने आए हैं, जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र में सियासी मिजाज या सियासी मौसम काफी गर्म दिखाई देने वाला है जब सोमवार से सत्र के दिनों की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी की तरफ से अब विधायक दल के नेता की घोषणा, जाहिर सी बात है अब आज के बाद 2 दिनों का वक्त मिल गया, तो लगता है कि सोमवार को जब बीजेपी आएगी तो विधायक दल के नेता भी नाम घोषित कर दिया जाएगा और नए तेवरों के साथ सरकार पर यानी सत्ता पक्ष पर हमला बोल किया जाएगा। देखिए, बीजेपी भी इस चीज़ को भांप चुकी है कि सरकार जो ये 3 विधेयक लाने वाली थी उसमें डिले हो रही है। ऐसे में
पूरी संभावना कल थी कि बीजेपी के विधायक दल के बैठक में ही यह तय हो जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कौन होगा। लेकिन आज जब बाबूलाल मरांडी से यही सवाल किया गया और कल शाम यह टाल दिया गया कि अब 1-to-1 विधायकों से जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री, उनसे अब 1-to-1 बातचीत हो रही है, सभी विधायकों की राय ली जा रही है और वो केंद्रीय नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे। उसके बाद जो है फिर यह घोषणा की जाएगी कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व ने किसके नाम पर फैसला लिया। अब जब आज बाबूलाल मरांडी से इस विषय को लेकर के बातचीत की गई तो उनके तेवर बदले हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर इनकार किया कि बीजेपी पहले ही विधानसभा स्पीकर को यह लिखकर दे दिया है कि हमारे नेता कौन है, यानी कि बाबूलाल मरांडी ही नेता प्रतिपक्ष हैं। इस बात को आज उन्होंने जोर दिया और सीधे तौर पर यह भी कहा कि हमारा काम है, हम जिसका नाम भेजे ये फैसला लेना विधानसभा का है। हमने बीजेपी उनके कहने पर नहीं चलेगी कि वो आखिर किसका नाम भेजे। तो बीजेपी ने फैसला यह किया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि 3 बार विधानसभा सचिवालय के द्वारा बीजेपी को नोटिस मिला, जिसमें कि ये कहा गया था कि जिसके नाम विधानसभा के न्यायाधिकरण में न हो, जिसके मामले लंबित न हो और बीजेपी से चुनकर जो व्यक्ति विधानसभा तक पहुंचे हो, वैसा नाम जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए भेजा जाए। तीसरी बार भी जब हमने उस वक्त दीपक प्रकाश जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे जब हमने जानकारी लिया था, तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और कानूनी सलाह लेने के बाद फिर से एक बार बाबूलाल मरांडी के नाम को ही विधानसभा सचिवालय को भेजा गया। और आज फिर बाबूलाल मरांडी ने यह कहा कि नेता प्रतिपक्ष का नाम जो है पहले से ही भेज दिया गया है, यानी कि बीजेपी की ये लगा कि जेपी पटेल जैसे नेता का नाम जो कल चर्चा में था, उससे कहीं ना कहीं विधानसभा में जो है वो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा जो है वो कमजोर साबित होगा। ऐसे में फिर से रणनीति बदलते हुए बाबूलाल मरांडी ने अपने ही नाम को आगे रखा और सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने आज कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष का चेहरा या नाम पहले ही विधानसभा को भेज दिया गया है। तो अब देखना होगा कि ये सीधे जो विधानसभा का और बीजेपी का जो टकराव की स्थिति है वो कब तक सुलझ पाता। हालांकि न्यायालय में भी यह मामला चल रहा है, एक सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल तक यहाँ पहुंच चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। लेकिन फिलहाल बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी ये टल गया कि आखिर नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कौन होगा। और बाबूलाल मरांडी ने जो आज दावे किए कि हमने नाम पहले ही भेज दिया है, तो अब कौन नेता प्रतिपक्ष का चेहरा होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। चलिए मदन और शाहनवाज, आप दोनों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधानसभा में जो अब 2 दिनों का ब्रेक मिला है, उसके बाद जब सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो बहुत सारे पत्ते खुलेंगे और साथ ही ये तय होगा कि बीजेपी किस रणनीति के तहत किस नेता को आगे करती है और नेता प्रतिपक्ष के विवाद पर क्या होता है। तो जो 3 बिलों का मामला है उसे लेकर सरकार आगे बढ़ पाती है या फिर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र 1-2 दिनों का बुलाया जाएगा और इन 3 बिलों को पास करा जाएगा, तो सरकार कौन सा निर्णय लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से जेएमएम ने मानसून सत्र शुरू होते ही राज्यपाल पर हमला बोला है, कहीं न कहीं दबाव बनाने की रणनीति है, तो इस पर राजभवन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है इसे भी देखना दिलचस्प होगा। और सत्र में क्या कुछ चला है इसे देखने के लिए हम आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। आप देखिए और समझिए कि मानसून सत्र के पहले दिन किसने क्या कहा है। और पहले से ही थे, हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, तैयारी पहले से ही थी, नतीजा आया भी वैसा ही। पहले दिन की तस्वीर में बेहद गर्म रहा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र और सत्र की सियासी गर्माहट ने साफ बता दिए हैं कि 4 अगस्त तक चलने वाला यह सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। अपराध, खतियान और शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्लानिंग पहले से ही बीजेपी ने बना रखी है। सत्र से पहले इन सियासी घेराबंदी में सरकार का मैसेज भी साफ दिखा, वी आर कम बैक। हमारे अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे, उनसे आप बात कीजिए। रही बात बीजेपी की, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है, तमीज से पेश आई है, कोई नाटक मंडली नहीं है अंदर और मैं पूरा जनता देख रही है, मुद्दे पे आई है। और आप बहुत बड़ा हितैषी नहीं है झारखंड के हितैषी, झारखंड की जवाबदेही हम लोगों को मिला है, तो हम लोग अच्छा सा काम करेंगे और कर रहे हैं, करके दिखाएंगे। और बेवजह नाटक कीजिएगा, अंदर कपड़ा फाड़िएगा, धोती फाड़िएगा, तो समझ इरफान सारी कम बैक।
क्या बात करें, मणिपुर में ख्याल रखा गया क्या? बीजेपी की साजिश है, बदनाम कर रही है, क्या बात करते हैं? हाँ बिल्कुल आएगा, सुनिए, मॉब लिंचिंग बिल आएगा और जनता के हित में जो भी कानून है 1932 भी आएगा, न्यूज नीति भी आएगा, देख लीजिएगा। चलिए, ये सरकार का नियत इससे स्पष्ट नहीं होता है। राज्यपाल ने वही किया जो उनको करना चाहिए था। अगर दोनों के मीनिंग में अलग अलग हो, ये कानून है और कानून का इंटरप्रिटेशन हिंदी में कुछ हो और अंग्रेजी में कुछ हो तो ये अच्छा नहीं है। बल्कि इनको तो ये चिंता करनी चाहिए थी कि ये गलती हुई कैसे। लेकिन मुद्दा अभी ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर ये लोग 1932 का खतियान अगर लागू करना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि ये लोग लागू करें, तो यहीं से अभी जाएं और अभी बोल दें कि हम लोग कल से लागू कर रहे हैं। ये 9वीं अनुसूची का ड्रामा जो है ये लोग बंद करें। मॉनसून सत्र की तैयारी सरकार के पास भी पूरी तरह से है। 1932 के खतियान का मुद्दा हो या फिर अपराध पर उठते सवालों का जवाब सरकार ने भी तैयार कर रखे हैं। दिल्ली से लेकर पूरे देश में मणिपुर पर विपक्ष डटा हुआ है, तो अपराध पर उठते सवालों का जवाब भी मणिपुर से ही जोड़कर देना है। और सवाल जब मंत्री बन्ना गुप्ता के पास आए तो ऐसे सवालों का सियासी इलाज करना वे भली भांति जानते हैं। आप बताइए, मणिपुर में कितनी बड़ी विभत्स घटना हो गई। 80 दिन तक आपके पत्रकार भाई कहाँ थे? वो तो किसी एक माध्यम से जब प्रकाश में आया तब ये मामला प्रकाशित हुआ। मेरी रहेंगे तब मणिपुर का सवाल सुनिए ना भाई, आप सुरक्षित ही नहीं है। आप बात सुनिए ना, सरकार का काम है, यदि हत्या हुई है तो सरकार उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अभी मान लीजिए कि कोई आदमी आत्महत्या करेगा तो हम प्रयास करेंगे या आप प्रयास करेंगे रोकने का, लेकिन यदि कोई करता है तो उस पर जो है उसके कारण और निवारण पर भी बात होगी। सियासी बखेड़ा करने में माहिर सरकार के कई मंत्री भी हैं। अपराध पर जवाब देने की बजाय बयानबाजी की राह पर कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सत्र से पहले बड़ा सियासी शगुफा छोड़ दिया है। आदिवासी नेता की हत्याकांड हो या फिर राज्य में बढ़ता क्राइम का ग्राफ, तमाम सवालों पर साफ कह रहे हैं, आम बात है अपराध की ऐसी घटनाएं। सदन के शोक प्रस्ताव पढ़कर कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन सदन के बाहर बीजेपी के आक्रोश को देख अंदाजा लगा ही लीजिए। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज जब ऐसा है तो सदन का संचालन किस मिजाज का होगा। रांची से संवाददाता शाहनवाज मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप।